सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन तथा यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में है एमए और एमएससी पीवीएस ज्योग्राफी। इसका पेपर फर्स्ट है, भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, यूनिट है फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है इरेटोस्थनीज व हेरोडोटस व इरेटोस्थनीज। हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज के बारे में क्वेश्चन बन के आया है कि हेरोडोटस व इरेटोस्थनीज के अनुसार आरंभिक शास्त्रीय युग में भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये तो एक बार पूछा गया था तथा एक साल में केवल 2015 में हेरोडोटस के ऊपर टिप्पणी आई थी तथा 2014 में केवल इरेटोस्थनीज पर टिप्पणी पूछी गई थी। तो इसका है 3-4 साल लगातार क्वेश्चन बन के आया है, यानी इनका जीवन परिचय, इन्होंने कौन कौन सा ज्योग्राफी में योगदान दिया उसके बारे में भी ये क्वेश्चन बन के आया है। तो हम यहाँ पे संपूर्ण उत्तर की चर्चा करेंगे, यानी तीनों बार जो 4 बार आया है, यानी एक बार तो सम्मिलित रूप में आया है, 2 बार इसके ऊपर टिप्पणी पूछी गई है। तो देखो हम यहाँ पे उत्तर की चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट है, परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है, इनके बारे में क्या है। तो नंबर फर्स्ट है, प्राचीन काल में यूनानी तथा रोमन विद्वानों द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विकास की अवधि को प्राचीन शास्त्रीय काल माना जाता है। यानी प्राचीन शास्त्रीय काल कौन सा माना जाता है? प्राचीन काल में यूनानी तथा रोमन विद्वानों द्वारा भौगोलिक ज्ञान, यानी जितने भी कौन से आए, यूनानी आए या रोमन आए, यूनानी व रोमन काल, जितना भी रोमन जो विद्वान थे और यूनानी विद्वान थे, इन दोनों कालों में जितना भी क्या हुआ है, विकास हुआ है, द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विकास की अवधि, विकास की अवधि। तो यहां पे बात क्या करेंगे कि इस यूनान और रोमन काल में जो जो विकास हुआ है, किसके द्वारा, हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे वो प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस अब इसका जो टाइम्स है, आप टाइम के लिए नोट करोगे 485 से 425 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये टाइम था। अब देखो, यह इतिहास के पिता, इन्हें हेरोडोटस को क्या जाता था, इतिहास के पिता। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया। इनकी मान्यता थी कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इनका यही कथन था। पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हुए वह वहां की तत्कालीन जनजातियों व उनके जीवन का रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद में इन्होंने जो सेकंड, देखो, पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हुए वहां की जो प्रेजेंटेशन, यानी प्रतिकूल है स्थिति, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, यानी वहां पे जाके अवलोकन करके उस चीज को देखना और उसके बारे में फिर लिखना। हेरोडोटस का जन्म होलिकारनेसिस में हुआ था। ये एथेंस में रहे, एथेंस में रहे थे, एथेंस में रहे। जन्म की बात करेंगे तो कहां पे हुआ था, कार्नेसिस
में हुआ था। यहाँ से 433 ईस्वी पूर्व में ये दक्षिणी इटली नगर दूरी गया। दूरी में उसने अपने अधिकांश लेखन कार्य पूरे यहीं किए। इन्होंने ये व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर लिखते थे, यानी पहले खुद व्यक्तिगत रूप से जिस चीज को देख लिया उसके बाद में वो लिखते थे, अन्यथा नहीं लिखते थे। तो प्रत्यक्ष रूप से वे इटली के पश्चात मारा हुए बास्फोरस यानी टर्की अंतरिक्ष में यूगजियन सागर ब्लैक सी जिसको जाना जाता है वहां पे पहुंचे। वहां से फारस साम्राज्य में सूसा और बेबीलोन के वह एशिया माइनर के तटों से परिचित थे। इन्हें एजियन सागर के द्वीपों, यूनान, बाइजेंटिया और थ्रेस के तटों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने टायर की यात्रा की, कोलसियो के देश में घुमा फिरा और कई बार मिस्र गया, वहां से और अस्वान तक गया। लीबिया में वह सायरे गए, वहां से जहां मूर्ति की आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया इन्होंने यहाँ पे पहुंचकर। इसके बाद में हेरोडोटस पृथ्वी को समतल थाली यानी पृथ्वी को कैसे मानते थे ये? समतल। थाली यानी थाली को क्या बोला जाता है? रकाबी। रकाबी के समान मानते थे, जिस पर सूर्य पूर्व से पश्चिम चाप की तरह यात्रा करता है। वह दार्शनिक संप्रदाय पैथागोरियन का अनुयायी था। उन्होंने भूमि के वितरण तथा ईस्टर अर्थात ड्यून और नील नदियों की प्रवाह दिशा व स्रोत में एक जैसा समता स्थापित की थी। इसके बाद आप इनको लिखते रहो या शॉर्ट नोट बनाते रहना अपने साथ के साथ में। परंतु उनका नील नदी के स्रोत और ऊपरी स्रोत मार्ग में ज्ञान बहुत अशुद्ध था। हेरोडोटस की धारणाएं आदिकालीन अंतरिक्ष के बारे में इनका ज्ञान अत्यधिक त्रुटिपूर्ण था। उसके यानी उनके अवैज्ञानिक विश्वासों और धारणाओं के उपरांत भी हेरोडोटस को पहला विद्वान माना जाता है जिसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर रेखा खींचने का ज्ञान किया। किसने किया? हेरोडोटस ने। किस पे? विश्व मानचित्र पे। ठीक है। इसके बाद यह मिस्र से साइनोप, प्रायद्वीप व ड्यून यानी स्तर के मुहाने तक खींची गई है। उनकी राय में यह सभी उत्तर दक्षिण रेखा पर है जिसे यामोत्तर माना जाता है। उत्तर से दक्षिणी रेखा जो इन्होंने बताया कि उत्तर से दक्षिण। उनको महाद्वीपों के विस्तार का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। वह यूरोप की उत्तरी सीमा निर्धारित नहीं कर सका। उन्हें उत्तरी पूर्वी सागर का भी कोई ज्ञान नहीं था। तो ये मुख्य रूप से ये उनके भौगोलिक अवलोकन ज्ञान के ऊपर आधारित है। दक्षिण की ओर उनकी धारणा थी कि वहां महासागर का विस्तार भारत तट से लेकर स्पेन तट तक है। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। तो इन्होंने क्या किया था कि अफ्रीका और एशिया को लाल सागर, दोनों की मध्य क्या है? लाल सागर है। द्वारा विभाजित होता है। हेरोडोटस अरब सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से परिचित थे। युगजियन काला सागर में हेरोडोटस स्वयं जहाज चलाकर उसका सर्वेक्षण एवं अवलोकन कर चुके थे। वह युगाजियन सागर को अद्भुत सागर कहा करता था। हेरोडोटस की यह मान्यता थी कि पालुस मायोतिस
उत्तर दक्षिण में यूरोप व सीथिया के मध्य की जो सीमा है तक निर्धारित करता है, गलत है। इन्होंने कैस्पियन को आंतरिक समुद्र माना था। कैस्पियन को कैसा माना? कैस्पियन सागर को आंतरिक समुद्र माना। हेरोडोटस धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाली भौतिक प्रक्रियाओं से परिचित थे। वे बताते थे कि, मैं इसको मिटा रहा हूं, हेरोडोटस यानी धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हो या मानवीय क्रियाएं हो, उनके बारे में परिचित थे। वे बताते थे कि नदी घाटी डेल्टा नदी द्वारा लाई गई नील नदी घाटी डेल्टा ये किसके द्वारा बना हुआ है? डेल्टा लाई गई गाद व काप मिट्टी से बना है। उन्होंने डेल्टा निर्माण प्रक्रियाओं को समझाया और मिंडियार नदी के डेल्टा को भी नदी तलछट जमाव का परिणाम कहा। इसी भांति हेरोडोटस ने तापक्रम और हवाओं के प्रवाह के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए हेरोडोटस ने क्या किया? डेल्टा संबंध को सर्वप्रथम किसने दिया था? हेरोडोटस ने। और किसके नदी के संदर्भ में दिया था? नील नदी घाटी के संदर्भ में दिया था। हेरोडोटस प्रथम विद्वान था जिसने विश्व भूभाग में 3 महाद्वीप, विश्व जो भूभाग है इसको 3 महाद्वीपों में विभक्त किया इसने। नंबर 1 है यूरोप, सेकंड क्या बताया इन्होंने? वो एशिया, और थर्ड क्या बताया इन्होंने? लीबिया, यानी क्या बताया? अफ्रीका। एशिया और यूरोप के मध्य बांसफोरस जलडमरू, डॉन, तनाइस नदी, कैस्पियन सागर व ऑरक्सस अम्मू दरिया विभक्त रेखा थी। हेरोडोटस ब्यून ईस्टर को विश्व की सबसे बड़ी नदी वर्णित करता है और कॉर्फिस और आल्पस पर्वत उसकी 2 बड़ी सहायक नदियां मानी जाती हैं। सीथिया का उसे अच्छा ज्ञान था। साथ में किसका था? सीथिया। सीथिया के बारे में अच्छा ज्ञान था। वह बसी अनेक जनजातियों के जीवन आदतों में भिन्नता को उनकी भौगोलिक भिन्न स्थितियों का परिणाम मानता था। यानी अलग अलग जगह उनका विचार था कि अगर कोई जनजाति किसी पर्टिकुलर स्थिति पर रहती है तो वहां की भौगोलिक दशाओं के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकती है, ये बताया। एशिया के बारे में हेरोडोटस का ज्ञान पश्चिमी एशिया पर विस्तृत फारस साम्राज्य तक सीमित था। प्रशासन व कर वसूली के उद्देश्य से फारस साम्राज्य 20 प्रांतों में विभक्त हुआ था, यानी बटा हुआ था। अरब सागर से कैस्पियन की ओर वह 4 प्रमुख जातियां फारसी, मेंडेज, सांस्क्रियन व कोल्सियों को पहचानता था। तो ये मुख्य रूप से उनको भी पहचानता था। उन्हें दजला फ्रात नदियों के मार्गों और आर्मीनिया पहाड़ों में उनको स्रोतों की जानकारी थी। हेरोडोटस ने राजशाही मार्ग का अच्छा विवरण दिया था। राजशाही मार्ग, क्योंकि इनके टाइम पे राजा महाराजाओं का काल चलता था तो इसलिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के समय के राजशाही मार्ग का अच्छा विवरण दिया। यही मार्ग सॉर्डिस नगर को सूसा से जोड़ता था। बीच बीच में शाही स्टेशन थे। प्रत्येक स्टेशन पर कारवा सराय थी, यानी रेस्ट हाउस थे। वह मार्ग 1350 मील का था। भारत व उसके निवासियों का विवरण हेरोडोटस द्वारा रोचक व शिक्षाप्रद बना। अब देखते भारत के बारे में हेरोडोटस ने क्या क्या जानकारी दी।
गंगा के उपजाऊ मैदान, मैदानों का ज्ञान नहीं तथा वह सिंधु नदी के पश्चिम से पूर्व प्रवाहित मानते थे। सिंधु नदी के बारे में उनको जो प्रवाह क्रम है वो कैसा मानते थे, ये पूर्व पश्चिम से पूर्व। प्रभावित मानते थे। उसे एशिया की पूर्वी सीमा का ज्ञान नहीं था। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हेरोडोटस को बहुत जानकारी थी। अफ्रीका के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी। अफ्रीका जो महाद्वीप है उन्होंने अस्वान तक यात्रा की। मुख्य रूप से इन्होंने कहां तक यात्रा की थी? अस्वान तक ये गए थे। अब इनके अनुसार हम बात करते हैं, हेरोडोटस के अनुसार ज्ञात विश्व का अगर नक्शा बनाना पड़ेगा आपको तो नक्शा आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको ये मानचित्र बनाना रहेगा कि जहां जहां पे हेरोडोटस ने यात्राएं की थी उन यात्राओं का भौगोलिक वितरण आपको देना रहेगा। इस प्रकार से ये उनकी यात्रा स्थल था। आप देखो यहाँ पर, अब ये जो था उन्होंने ये बात बताया यूरोप, ठीक है। इसके साथ में ये आल्पस पर्वत है और ये कौन सी पर्वत बताई इन्होंने? एटलस। ये एटलस पर्वत तथा ये काकेशस। तथा ये आर्मेनिया। आर्मेनिया स्थल बताया तथा यहां पे ये बता दिया भूमध्य सागर। तथा ये बता दिया यहां पे लाल सागर। ये थोड़ा ऊपर तक है और ये हो गया लाल सागर। इसके बाद ये बता दी दतला और
फरात। तथा ये बता दिया सिंधु नदी का क्रम, तथा यहां पे बता दिया इन्होंने इंडिया। और इधर बताया है इन्होंने एशिया वाला हिस्सा। और यहां पे इन्होंने बताया है लीबिया, तथा यहां पे बताया इन्होंने नाइलस और इथोपिया। इथोपिया और नाइलस, यहां पे हो गया लाल सागर। यहां पे बता दिया ईस्टर्न नदी, ईस्टर्न नदी। तो ये इस प्रकार से, इधर बता दिया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। इधर बता दिया इन्होंने इंडिया के जो नीचे है वो है इरिथ्रियन सागर। यहां पे इन्होंने बता दिया इरिथ्रियन सागर। तो ये इस प्रकार से जो बना हुआ मानचित्र है, ये हेरोडोटस की यात्राओं के द्वारा बना हुआ है। आपको इस मानचित्र यानी रेखा चित्र को आपको एग्जाम बुकलेट जो कॉपी आएगी उसके अंदर बनाना रहेगा। ठीक है, देखो इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर अटलांटिक महासागर बताया इन्होंने, तो इसके नीचे लिख दोगे डायग्राम कि हेरोडोटस के अनुसार ज्ञात विश्व, हेरोडोटस के अनुसार इस प्रकार का विश्व हुआ करता था उस टाइम। इसके अलावा इस डायग्राम को और भी आप अच्छे से और ज्यादा विस्तारित बना सकते हो, बुक में आपको दे रखा है। अब बात करते हैं, इसी के साथ आप इसको बना लीजिए। असवान उस समय यूनानी जनजीवन व संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। वह स्वयं एल्फेंटाइन तक चढ़ा, जो ठीक प्रथम प्रताप के नीचे जलप्रपात के नीचे थी। प्रपात के बारे में उनका मत था कि भूमि की ऊंची उठ जाने पर से जो आकृति बनती है वह प्रपात यानी जलप्रपात कहलाती है। अफ्रीका के दक्षिणतम भागों पर बसे माइक्रोबियन इथोपियन, जो हेरोडोटस के दूरस्थवासी मानता था, वे लंबे व खूबसूरत थे। उनके प्रदेश में स्वर्ण अधिक था, यानी इन्होंने अफ्रीका वाले क्षेत्र में क्या बनाया, सोना अधिक बताया था। तो वो सही बात है कि कैदियों को जंजीर व बेड़ियों के लिए सोना के प्रयोग में लाते थे। कहां पे, अफ्रीका में, उस टाइम पे, कब, हेरोडोटस के समय में। वे मरकत को पारदर्शक स्फटिक स्तंभों में बंद रखते थे, उन्हें दफनाते नहीं थे। ये हिमालय के निवासी थे। अफ्रीका के पश्चिमी तट के बारे में हेरोडोटस का ज्ञान कम था। लीबिया में एक प्रदेश हरकुलस के स्तंभों से आगे, जहां कॉर्थेज वासियों का गूंगा व्यापार गठित होता था। वे जहाज पर लदे अपने माल बर्तन आदि को उतारते, उसे तटीय भूमि पर जमाते, वहां लौटकर पुनः अपने जहाजों में आ बैठते। यानी गूंगा व्यापार चलता था उस टाइम पे, जो कॉर्थेज वासियों का, उसको कहा जाता है। देखो यानी यहाँ पे उनके जहाज वगैरह थे, यानी ये कोई समुद्र है और इस समय उनके खेत वगैरह है, तो वो जहाजों से बेड़े से इस क्षेत्र में अपना सामान रख के आ जाते, तथा बदले में दूसरे व्यक्ति भी यहाँ पे क्या करते थे, अपना सामान रख के जाते जरूरत था, जो इनके पास नहीं होता था। तो ये क्या करते हैं, बदले में उनको अपना सामान देते और उनसे सामान लेते, यानी वस्तु विनिमय व्यापार, वस्तु के बदले वस्तु देना और वापस वस्तु लेना। जब तक इनमें आपस में समझौता नहीं हो जाता, यानी ये देख नहीं लेते, तब तक ये समझौता होते ही ये अपनी अपनी वस्तुओं को, यानी जो ये रखे गए वो ले जाते और इनको ये ले जाते। यानी आदिवासी अगर धुआं उत्पन्न करते तो वहां पे बसे आदिवासी धुएं को देकर तट पर आ पहुंचते तथा वहां माल को देखते, तो माल के उपयुक्त में मूल्य का स्वर्ण वहां छोड़कर थोड़ी दूर को अपने माल की एवज में आते। उपयुक्त होने पर जहाज, यानी इससे वो सोना भी अदा कर देते थे, यानी
माल को लेकर सोना भी देते थे या वस्तु के बदले वस्तु भी देते थे। उपयुक्त न होने पर बिना धुएं किए रुक जाते। आदिवासी पुनः श्रवण की दूसरी खेप लाते। यह क्रम जब तक चलता तब तक कौरथियस व्यापारी संतुष्ट नहीं हो जाते, यानी व्यापारी संतुष्ट होने तक ये कार्यक्रम चलता रहता, जिसको बोलते हैं गूंगा व्यापार। हेरोडोटस उस बस्ती के बारे में कोई संकेत में जानकारी नहीं देता जहां मुख्य व्यापार संचालित होता था। अफ्रीका के आंतरिक भागों को हेरोडोटस तीन अक्षांशीय कटिबंधों में विभक्त करता था। पहला कटिबंध है भूमध्य सागर तट, दूसरा इसके दक्षिण में जंगली जीव जंतुओं का क्षेत्र, तीसरा सहारा मरुस्थल। तो ये तीन हेरोडोटस ने अफ्रीका के 3 अक्षांशीय क्षेत्र बताए थे। हेरोडोटस यहाँ के 5 मरु उद्यानों का उल्लेख कर इनके नाम व्यक्त किया। सिवार, ओगिला, गारा, मंटस, अंताइलिस और अटलांटिस थे। ठीक है, ये तो था हेरोडोटस के अनुसार विश्व और इसका मेप आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं, ये तो था हेरोडोटस। आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अब देखो इरेटेस्टिनीज, नंबर 2 है इरेटा स्नीज या इरेटोस्नीज। देखो इरेटास्नीज 276 से 196 ईस्वी पूर्व। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द ज्योग्राफी किसने दिया था? इरेटास्नीज ने दिया था। इनकी बुक है, बुक की बात करें तो क्या है? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का है इनकी बुक का नाम। इन्होंने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया था, यानी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 5 अगर बात करते हैं तो पहला था उष्ण कटिबंध, फर्स्ट हो गया उष्ण, सेकंड है उत्तरी शीत, और थर्ड है दक्षिणी शीत कटिबंध, तथा फोर्थ है वो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और पांचवा है वो है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो इनके अनुसार इन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखो इनके आगे इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई अत्यंत शुद्ध व सही ढंग से निर्धारित की थी। तत्कालीन ज्ञात सूचनाओं के आधार पर इरेटास्नीज ने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया। यानी इन्होंने क्या किया?
विश्व का जो मानचित्र बनाया था, मानचित्र, उसमें क्या किया था इन्होंने? 7 अक्षांश रेखाएं व 7 देशांतर, 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाएं को दिखाया गया था, जो असमान दूरी पर और दोषपूर्ण थी। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित किया गया था, किंतु इसमें अफ्रीका और एशिया को बहुत छोटा दिखाया गया था। इरेटास्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के मापन का प्रयास किया था, और पृथ्वी की परिधि कितनी बताई थी इन्होंने? 24,840। इनके अनुसार इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापन का प्रयास। ठीक है, इन्होंने सूर्य की स्थिति अवलोकन, 2 अलग अलग स्थितियां बताई। इन्होंने है सूर्य की स्थितियों का अवलोकन किया। देखो, सूर्य की स्थिति के बारे में क्या क्या बताया है? 2 स्थितियां बताई। नंबर फर्स्ट है साइने। साइने अवसान पर किया, जहां एक गहरा कुआं था जिसके तल में ग्रीष्म की कड़क संक्रांति को जल में सूर्य परावर्तित होता था। इसका तात्पर्य था कि ग्रीष्म की कड़क संक्रांति को सूर्य ठीक सिर पर रहता है, यानी सूर्य सीधा चमकता है। सेकंड इन्होंने बताया अलेक्जेंड्रिया के पास। अलेक्जेंड्रिया के पास में इन्होंने क्या बताया? अलेक्जेंड्रिया में म्यूजियम के बाहर किया, जहां एक लंबा स्तंभ था। स्तंभ को नौमेन की भांति प्रयोग कर आयतांश पर उसकी लंबाई की नाप ली। इस भांति वह सूर्य की किरणों व सीधे खड़े स्तंभ के बीच बने कोण से माप सका। प्रमेय के अनुसार 2 समांतर रेखाओं को एक विकर्ण रेखा से काटने पर बनी साइने पर सूर्य की किरणें हैं सीधी पड़ रही थी, जिसे पृथ्वी के केंद्र एस तक बढ़ाया जा सका, तथा स्तंभ जो अलेक्जेंड्रिया पर सीधा था, उसकी छाया रेखा ओसी को भी केंद्र से जोड़ा जा सके। इस प्रकार बने 2 कोण, एक अलेक्जेंड्रिया पर, ठीक है, और दूसरा पृथ्वी के केंद्र पर, बराबर माप के थे। वृत्त की पूर्ण परिधि में कितना बना OCS कोण अंतरित किया जाए? यह इरेटास्थनीज ने जब पूर्ण परिधि का 1/50 मापा और शेष वह दूरी रही जो साइने व अलेक्जेंड्रिया के मध्य की थी, लगभग 500 मील। अतः समस्त परिधि 500 × 50 बराबर 25,000 मील। वस्तुतः दूरों से मापी पृथ्वी की परिधि 24,860 मील है, जो इनकी गणना में पर्याप्त मेल खाती है। इन्होंने देखो किस प्रकार से वो बताया इनको। देखो, नंबर 5 है, इधर तो रह गया अलेक्जेंड्रिया, यानी ये इधर तो अलेक्जेंड्रिया रह गया। देखो इसको सही से बताना है। यहां पे बनने वाला कौन हो गया एक तो, और ये दूरी हो गई, ये थी 500 स्टेडियम, ठीक है। तो ये स्थान तो कौन सा हो गया? अलेक्जेंड्रिया। तथा ये स्थान क्या हो गया? साइने। ठीक है, ये हो गया ए, इसको एस माना था इन्होंने, ये ओ हो गया और ये डब्ल्यू हो गया।
ये U हो गया और ये भी U कौन हो गया, और ये B हो गया और ये C हो गया। ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने ये पृथ्वी की जो परिधि का है उसका आकलन किया मुख्य रूप से। आपने इसको उतार लिया होगा तथा इसको हम दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप उतार लिया होगा इसको। देखो जिस प्रकार से पृथ्वी है, ठीक है, पूरी एक रूप में पृथ्वी से माना है, इसको साई भी माना है इन्होंने, और इधर इन्होंने क्या बना है, इसको एलेक्जेंड्रिया। ठीक है, और ये दूरी इन्होंने क्या बताई, दोनों की 500 स्टेडिया। ठीक है, और ये कब की बात है इन्होंने, अगर हम बात करें तो ये कब की बात है, 21 जून के लगभग की बात है। तो ये दो टोटल स्टेडिया बताए इन्होंने, पृथ्वी की जो गणना की और उसके आधार पर कितना बता दिया इन्होंने, स्टेडिया पृथ्वी की जो परिधि है वो 25,000 स्टेडिया बता दिया। अतः इरेटोस्टेनीज द्वारा पृथ्वी की परिधि के मापन में सैद्धांतिक त्रुटि केवल यह थी कि वह उसने पृथ्वी का गोलाई में माना, जबकि वह ध्रुवों पर चपटी होती है और आकृति में गोलाभ होती है। तो इन्होंने क्या मान लिया, पूरी तरह से गोल मान लिया, पर पृथ्वी क्या है, पूरी तरह से गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर किस प्रकार की है, चपटी है। इसके आगे देखो, इरेटोस्टेनीज ने पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरी निर्धारित करने का प्रयास किया। इन्होंने चंद्रमा को 780,000 दूर, यानी सूर्य को इन्होंने कितना बताया, 780,000 मील दूर, तथा सूर्य को इन्होंने कितना बताया, 4 करोड़ मील। तो 4 करोड़ मील इन्होंने किससे बताया, सूर्य को दूर बताया, दूरी पर क्लिक किया। उन्होंने नोमेन की सहायता से रोडे द्वीप की अक्षांश निर्धारित की, जिसे हिमालय तक ले जा सका। अंटार्कटिक व्रत को उसने थूले पर माना। इरेटोस्टेनीज को भूगणित का संस्थापक कहा जाता है, इसका भूगणित का इनको संस्थापक भी माना जाता है। वह भारतीय उपमहाद्वीप को समचतुर्भुजी आकृति का मानता था। उनको लाल सागर के विस्तार और लंबाई चौड़ाई का अच्छा ज्ञान था। उनको नील नदी का ज्ञान था। निचली नील के विषय में उसे पूर्ण ज्ञान था और वह न्यूबियों का उल्लेख करने वाला पहला व्यक्ति था। न्यूबियनों का जो वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था। इरेटोस्टेनीज कैस्पियन सागर को उत्तरी महासागर की एक भुजा मानता था। तो इन्होंने जो व्यामोत्तर रेखा खींची वो इस प्रकार थी, ये यहां वाला भाग प्योर मेडिटेरियन था,
तथा यहां पे हो गया अलेक्जेंड्रिया, तथा इन्होंने यहाँ पे जो अलग अलग रोहडस स्थान था और माउथ ऑफ ब्रिटिशियस था, इनको स्थान दिया। तो ये था इरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल के बारे में, तथा इनका जो इन्होंने जो भौगोलिक यात्राएं की तो इनका भी नक्शा आता है, यानी इनका भी नक्शा बनाना पड़ेगा आपको ओपी के अंदर। तो इनका जो नक्शा है वो भी इस प्रकार से इन्होंने बनाया था, वो मुख्य रूप से तो यहां से इन्होंने जो नक्शा बनाया था इस गांठ के रूप में एक ले लेते हैं, जो यूरोप और इस प्रकार से साइंजिया जो माउंटेन है ये यूरोप वाला भाग हो गया, तथा इसके बाद में ये लीबिया वाला भाग हो गया और ये वापस लाल सागर वाला भाग हो गया। तो ये यूरोप हो गया, यूरोप वाला भाग हो गया, तथा ये लीबिया वाला भाग हो गया, तथा इसके बाद सीधा हो गया और यहाँ पे ये जो लीबिया वाला भाग हो गया यहाँ पे, तथा यहां वाला हो गया सिंधिया। यहां वाली जो रिवर है ये इन्होंने क्या बता दिया, इसको नील नदी बता दिया। और यहां पे जो नील नदी के पास है वो स्थान बना है अलेक्जेंड्रिया। तो ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने ये तथा यहां पे बता दिया इन्होंने ब्लैक सी, तो ये काला सागर इन्होंने यहां बताया। तो इस प्रकार से आप इसका भी डायग्राम बना सकते हो, किसके अनुसार, इरेटोस्थनीज के अनुसार। वो है विश्व का मानचित्र, आप जो रेखा चित्र जहां जहां पे इन्होंने यात्राएं की कि और भी अच्छा आपको जो बुक है उसमें से देख के आप बनाओ, एटलस में से, तो उससे बहुत शानदार अच्छा मिलेगा आपको। और डायग्राम बनाओगे तो आपको शानदार अच्छे नंबर आएंगे। और इसी के साथ में जो स्थान है इसको एक ब्रैकेट में बंद करके बनाना है, जैसे एक लाइन नहीं खींचना, इस लाइन के चारों तरफ आपको ध्यान रखना है। ये लाइन के चारों तरफ ये ऐसे ड्रॉ दोगे तो ये आकर्षक लगने के लिए इन्होंने क्या हुआ, इस नक्शे को डॉट डॉट कर दिया। इस प्रकार से इस नक्शे को इन्होंने डॉट, ये नक्शे ध्यान रखना थोड़ी आकृति भिन्न रहेगी क्योंकि ये इनकी खोजी प्रवृत्ति की आकृति की है, ये बिना नाप वगैरह के से बनाए हुए हैं, यानी इसमें स्केल प्रयुक्त नहीं किया हुआ था उस टाइम पे, बस एक नॉर्मली स्केल बताया गया था कि ये दूरी इतनी है। जैसे यहाँ पे जो स्केल बताया गया है लाइनें खींच के, इन्होंने क्या किया, इस पे लाइनें खींच दी, यूं लाइन खींच के इसको बताया गया इस प्रकार से। और यहाँ पे बता दी इन्होंने 2000, फिर 3000, फिर दे दिया इसको 8000। तो ये अलग अलग इन्होंने दूरी बता दी अपने हिसाब से, और जो माप किया था इसी के आधार पर इन्होंने किया था इस एरिया के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।